राज्यसभा के लिए सभी पार्टियां नॉमिनेशन भर रही हैं, प्रक्रिया चालू है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की तरफ से 10 प्रत्याशियों की घोषणा हुई, कांग्रेस की फूट सामने आने लगी है। और आपको बता दें, इसी में जो कांग्रेस के असंतुष्ट जो नेता हैं उनके बयान सामने आने लगे हैं और मामला अंदर अंदर एक ज्वालामुखी का रूप लेना शुरू कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस में बड़ी फूट आपको दिखाई दे सकती है। मामला है राज्यसभा सीटों को लेकर के, और कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई उसमें उन्होंने 10 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें आपको बता दें, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी, और आपको बताएं इसी में रणजीत सुरजेवाला और रंजीत रंजन, मुकुल वासनिक और अजय माकन, ऐसे इसमें जो है 10 नाम जारी हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के जिन लोगों को उम्मीद थी कि उनको भी इस सूची में रखा जाएगा, उनको जरूर राज्यसभा भेजा जाएगा, ऐसे गुलाम नबी आजाद जो कि कश्मीर से आते हैं और उनका पिछला कार्यकाल पूरा हुआ तब से माना जा रहा था, क्योंकि वो राजीव गांधी जी के साथ के नेता हैं और कश्मीर का एक बहुत बड़ा चेहरा भी हैं, तो उनको लग रहा था कि उनको उम्मीद है और जगह मिलेगी। इसी तरह आनंद शर्मा जो G23 के नेता हैं, उनको भी उम्मीद थी कि उनका नाम भी इसमें शामिल होगा। इसी तरह कपिल सिब्बल, उनको उम्मीद थी, लेकिन आपने देखा कि उनको कहीं से ये इशारा मिल गया होगा कि कांग्रेस इस बार उनको राज्यसभा सदस्य नहीं बनाने जा रही है, क्योंकि G23 ग्रुप जो है उसमें पहले ही वो शामिल हैं और जो 5 राज्य के पीछे चुनाव हुए उसमें वो देख चुके हैं कि कांग्रेस आला कमान का उन G23 के जो नेता हैं उनके प्रति कैसा रुख रहा है। उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको जिस तरह से अलग थलग किया गया, उससे नेताओं को पहले से ही उम्मीद थी कि कम से कम कांग्रेस में ये कल्चर नहीं है कि जो उनके बारे में कुछ सवाल पूछे, उनसे सवाल पूछे, आला कमान के, यहां तक कि गांधी परिवार के बारे में कोई सवाल उठाए उसको वहां कोई जगह मिल सकती है। ये कांग्रेस में होता नहीं है और ये तभी से माना जा रहा था। इसलिए कपिल सिब्बल ने समय रहते समाजवादी पार्टी के कोटे से अपना नॉमिनेशन किया है, यानी समाजवादी पार्टी में अब वो शामिल हो गए हैं। इसी तरह से आपको बता दें, पवन खेड़ा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उनका दुख झलक रहा है। उन्होंने कहा, मेरी 18 साल की जो तपस्या है वो इमरान से शायद कम रह गई। इमरान प्रतापगढ़ी को उत्तर प्रदेश के कोटे से राज्यसभा में कांग्रेस ने भेजने का तय किया है और उनका नाम देख करके जो पवन खेड़ा है उन्होंने इसलिए ये ट्वीट किया। उनकी पीड़ा ये है कि वो 18 साल से कांग्रेस में सेवा कर रहे हैं, जबकि इमरान जो है उनसे कम अनुभव का है पार्टी के लिए। तो एक पीड़ा झलकी है। इसी तरह से आपको बता दें, जो ये पवन खेड़ा हैं, इनके अलावा नगमा ने भी इस तरह की कुछ बातें की हैं। अब आप ये देखिए कि G23 के जो नेता हैं उनमें से कोई भी नेता ये नॉमिनेशन की लिस्ट में नहीं है, यानी राज्यसभा में उन लोगों का नाम डाला गया है जो गांधी खानदान, गांधी परिवार के इर्द गिर्द चाटुकारिता, चापलूसी करते हैं या उनके निकट माने जाते हैं। ये आरोप कांग्रेस के ही लीडर लगा रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का पुराना कल्चर है कि जो गांधी परिवार के निकट रहा है, उनकी जी हजूरी करने में आगे रहा है, उसी को वहां आगे बढ़ाया गया है। और जो गांधी परिवार पर सवाल उठा दे तो सवाल ही नहीं उठता कि उसको वहां आगे बढ़ाया जाए। और ये पहले से उम्मीद मानी जा रही थी, लेकिन ये राज्यसभा के नॉमिनेशन के बाद अब आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, इसमें भी हालांकि G23 के कुछ नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी है, गुलाम नबी आजाद को, आनंद शर्मा को उसमें डाला गया है, लेकिन एक सांसद रहे नेता को आप दरकिनार कर दें, इसके बाद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा का क्या रुख रहेगा ये देखने की बात होगी। जो कांग्रेस के पुराने ऐसे लीडर हैं और जो कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार हैं, उनकी माने तो उनके अनुसार ये कह रहे हैं कि अभी जो G23 के लीडर हैं वो इसी प्रतीक्षा में थे कि कांग्रेस आला कमान का क्या रुख उनके प्रति रहता है। लेकिन अब जिस तरह से राज्यसभा सीटों की घोषणा हो चुकी है, कैंडिडेटों की घोषणा हो चुकी है, इसके बाद अब ये G23 के नेताओं समेत, चाहे वो नगमा हो, चाहे वो पवन खेड़ा हो, इनका अगला रुख क्या होगा,
इसके बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना यह है कि निश्चित रूप से ये या तो भाजपा में जाएंगे या तो किसी और पार्टी में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ अब ये आगे नहीं रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं हर राज्य में कांग्रेस हारी है। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी से जितने भी सर्वे मीडिया के सामने आए हैं या जो सर्वेक्षण करने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके जो सर्वे आए हैं, हालांकि अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन आज मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर है और मोदी जी के मुकाबले में विपक्ष के अंदर कोई लीडर ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो मोदी जी के सामने खड़ा होकर उनको काउंटर कर सकेगा, उनका मुकाबला कर सकेगा। ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या तो सोनिया गांधी हो या तो प्रियंका हो या साउथ के कोई लीडर हो, इनमें से किसी में इतना दम नहीं है कि वो मोदी जी को हराने का दावा कर सके। ये बात अलग है कि विपक्षी नेताओं में शरद पवार जैसे लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है कि मैं प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का उम्मीदवार हो सकता हूं, मैं ही हूं सीनियर लीडर। लेकिन इसी दौड़ में हमने देखा ममता बनर्जी भी आगे ताल ठोक रही है। अब सवाल कांग्रेस का आता है, तो कांग्रेस में हमने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से फ्लॉप हुए, उत्तर प्रदेश की अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर वायनाड भागे। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा वो फेल हो गई उत्तर प्रदेश में, और सोनिया गांधी को तो पहले से ही कोई सुनता नहीं है। तो ये 3 हैं गांधी परिवार के, इन तीनों जो तुरुप के 3 इक्के कांग्रेस के थे वो पहले ही फेल हो चुके हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा लीडर कांग्रेस के अंदर नहीं है जो चमत्कारिक रूप से कांग्रेस को कुछ सीट दिलाने में कामयाब हो जाए, और यह बात सीनियर लीडर को पता है। और इसलिए लोकसभा चुनाव के आते आते आप देखेंगे बड़ी संख्या में ये कांग्रेस में टूटकर लोग जो है बीजेपी में शामिल होंगे। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ये ध्यान रखे है कि किन को शामिल करना है या किन को नहीं। सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों ने यह भी बताया राजनीतिक गलियारों से कि कपिल सिब्बल ने भी कोशिश की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये एक धड़ा ऐसा है जिसने साफ कह दिया कि कपिल सिब्बल स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पेशा तो वकील का है लेकिन कई केस ऐसे लड़े जो विवादित रहे, जिस खास तौर पे राम जन्मभूमि को लेकर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। किसी वकील का पेशा केस लड़ने का हो सकता है, ये बात अलग है, लेकिन कोई भगवान श्री राम या उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए तो उसके मानसिकता का पता लगता है कि उसके लिए पैसा या पेशा वो पहले है, और जो सनातन संस्कृति है या भगवान है जिसमें हिंदू धर्म की और हिंदुओं की इस देश के बहुसंख्यकों की आस्था है वो बाद में है। तो ऐसे व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी? यानी पैसे को तरजीह देने वाला व्यक्ति वो अगर संस्कृति को पीछे रख रहा है, भगवान श्री राम जो भगवान भारत की आत्मा है उसको पीछे रख रहा है, तो वो कभी भी पैसे के लिए किधर भी जा सकता है किसी भी हद तक। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की सोच थी, और इसीलिए कपिल सिब्बल को भाजपा में कभी भी लाने का प्रयास नहीं किया गया, और इसलिए उनके पास ऑप्शन नहीं था कि जिनके लिए उन्होंने ये कोर्ट केस लड़ा, जिनके लिए उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिनके लिए उन्होंने राम जन्मभूमि पर बीच में बाधा बनकर दीवार बनकर खड़े हुए, वो पक्षकार हैं, और उनके लिए ज़्यादातर जहां जगह है वो है समाजवादी पार्टी, और इसलिए वो अपने आप वहां चले गए। लेकिन बाकी जो G23 के नेता हैं उनके बारे में, जैसे कि आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, और मैं पहले भी कह चुका हूं, गुलाम नबी आज़ाद को आप देखेंगे कि वो कश्मीर के चुनाव अगस्त सितंबर में होने हैं, उसके पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कश्मीर का एक बड़ा चेहरा वो बन सकते हैं। और यहां तक कि जिस तरह से असम और त्रिपुरा में कांग्रेस से गए हुए लीडरों को मुख्यमंत्री तक बना दिया गया, कश्मीर में भी गुलाम नबी आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। और गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर का वो चेहरा है जिनके नाम पर मुस्लिमों की वोट भी भारतीय जनता पार्टी के निशान पर लोग डालने को मजबूर होंगे, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने निर्विवाद, बिना विवाद कश्मीरियों की सेवा की है, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई है, जिसका जिक्र खुद मोदी जी भी कर चुके हैं कि किस तरह से
वहाँ कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, और जो विदाई समारोह उनका सदन के अंदर हुआ था, जिस तरह से मोदी जी ने उनकी बड़ाई की थी, वो सब ने हमने सुनी थी। और इसी से लग रहा था कि ये वो लीडर है जिनको जरूर भारतीय जनता पार्टी में आकर अपना आगे का समय जो है राजनीति में, आगे का समय वो वहाँ सहसम्मान उसको गुजार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही उनको पूरा सम्मान दे सकती है। वंदे मातरम।